नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है कन्नौज उत्तर प्रदेश से। कन्नौज जिले का एक बड़ा कस्बा है सौरिक। इसी कस्बे के नगरिया तालापार में शिक्षक इंद्रपाल रहते थे। उनके पिता श्री कृष्ण मुर्रा गांव के निवासी थे। वहां उनका पुश्तैनी मकान तथा खेती की जमीन है। उनके बेटे इंद्रपाल ने सौरिक कस्बे में 2 मंजिला मकान बनवा लिया था। इंद्रपाल की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वो शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी था। वर्ष 2001 में इंद्रपाल का विवाह फारुखाबाद निवासी सरयू प्रसाद की बेटी सुधा के साथ हुआ था। लगभग 2 साल तक दोनों का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से बीता। उसके बाद कड़वाहट घुलने लगी। कड़वाहट का पहला कारण था इंद्रपाल का शराब पीकर घर आना तथा दूसरा कारण था झगड़ा और मारपीट करना। सुधा शराब पीने को मना करती तो वो उसे ही दोषी ठहराता और उसके चरित्र पर उंगली उठाता। सुधा तब परेशान होकर मायके चली जाती। सुधा जब पहले मायके आती थी तो उल्लास से भरे उसके पैर एक स्थान पर नहीं टिकते थे, लेकिन अब जब भी आती थी तो वो गुमसुम और उदास सी रहती थी। उसकी माँ तारावती ने कई बार उससे पूछा भी कि बेटी, क्या ससुराल में तुम्हें किसी तरह का दुख या फिर परेशानी है? नहीं माँ, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे सही करने के लिए तुम्हें दखल देने की जरूरत हो। ये कहकर सुधा हर बार टाल देती। तारावती के सीने में माँ का दिल था। वो खूब समझ रही थी कि सुधा असल बात बता नहीं रही है, कुछ छुपा रही है। इस बारे में उसने पति से राय ली तो सरयू प्रसाद ने कहा कि उन लोगों का कोई घरेलू और आपसी मामला होगा, उन्हें ही सुलझाने दो, हमें दखल देने की जरूरत नहीं है। हम दखल देंगे तो बात बनने के बजाय बिगड़ने का अंदेशा है। लेकिन तारावती का मन बेटी की उदासी को स्वाभाविक मतभेद मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई तो बात है जो सुधा को घुन की तरह खाई जा रही है। उसने तय कर लिया कि अब की बार सुधा आई तो वो उससे जानकर रहेगी कि उसकी उदासी की वजह क्या है। कुछ दिनों बाद सुधा मायके आई तो उसके चेहरे पर पहले की तरह उदासी की परछाइयां कायम थी। उचित समय पर तारावती ने सुधा को पास बैठाकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, माँ से बड़ी शुभचिंतक और हितैषी कोई दूसरा नहीं होता, ना ही माँ से बेहतर कोई सहेली होती है। सुधा ने सिर उठाकर माँ को सूनी सूनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। तारावती ने अपनी ओर से बोलना जारी रखा। सुधा, मैं तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकती। माँ ना सही, सहेली ही समझकर आज तुम अपना दुख कह दो। संभवतः उस दिन सुधा का मन कुछ अधिक भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद सुधा के आंसू थमे तो वो बोली, माँ, मेरा दुख ये है कि कुछ महीनों से इंद्रपाल पहले जैसे नहीं रहे। वो बहुत बदल गए हैं। ना वो सीधे मुंह बात करते हैं और ना प्यार से पेश आते हैं। शराब पीकर झगड़ा भी करते हैं। मैं थाली परोसती हूँ तो वो उस पर नजर तक नहीं डालते। मेरे साथ सोते जरूर है पर पीट करके। सुधा की बात सुनकर तारावती की आंखें हैरत से फैल गई। वो जान गई कि बेटी का जीवन अंधकारमय है। तारावती ने इस बाबत इंद्रपाल से बात की तो वो झगड़े पर उतारू हो गया। उसने साफ कह दिया कि वो सुधा को पसंद नहीं करता, वो उससे तलाक चाहता है। दामाद की बात सुनकर तारावती सन्न रह गई। उसने दोनों के बीच तनाव खत्म करने के लिए अनेक उपाय किए। रिश्तेदारों के बीच समझौते का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। आखिर में दोनों की रजामंदी से इंद्रपाल और सुधा का तलाक हो गया। फिर सुधा मायके में रहने लगी। सुधा से तलाक होने के बाद इंद्रपाल दूसरी शादी के लिए प्रयास करने लगा। परिवार के लोग भी चाहते थे कि इंद्रपाल की दूसरी शादी हो जाए, तो वो भी प्रयास करने लगे। घर वालों को कोई रिश्ता पसंद भी आए, लेकिन इंद्रपाल ने रिश्ता नकार दिया। परिवार के लोग भी समझ गए कि इंद्रपाल अपनी मनपसंद युवती से ही शादी करेगा। इंद्रपाल फारुखाबाद शहर के RBRD इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। वो प्राइवेट शिक्षक था
इसी कॉलेज में सीमा पाल नाम की लड़की पढ़ती थी। इंटरमीडिएट में पढ़ाई के दौरान सीमा और इंद्रपाल एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकातें कॉलेज के बाहर भी होने लगी। सीमा पाल के पिता अवधपाल हुसैनपुर के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी के अलावा बेटा मनोज तथा बेटी सीमा थी। अवधपाल किसान थे। सीमा उनकी होनहार बेटी थी, पढ़ने में भी तेज थी, सो वो उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। सीमा छरहरी काया और तीखे नाक नक्श वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान सामने वालों पर गहरा असर करती थी। सीमा की खूबसूरती और मुस्कान इंद्रपाल के दिल पर भी असर कर गई थी। एक दिन इंद्रपाल ने उससे अपने मन की बात भी कह दी। सीमा हंसते हुए, तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसी तरह हंसती रहा करो। यदि तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी समझूंगा। सीमा उम्र के जिस पायदान पर थी उसमें लड़कियों को ऐसी बातें गुदगुदा देती है। सीमा का भी दिलो दिमाग सुखद सनसनी से भर गया। उसने इंद्रपाल की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार का सागर ठाटे मार रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए कुछ देर तक वो सोच में डूबी रही। उसके बाद बोली, अगर मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर लूं तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? शादी, इंद्रपाल ने तपाक से कह दिया। लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं हुए तो? सीमा ने पूछा। तो हम दोनों लव मैरिज कर लेंगे। सीमा मुस्कुराई और फिर नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। इंद्रपाल का दिल बल्लियां उछालने लगा। उसने तो एक मुट्ठी आसमान की तमन्ना की थी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा आसमान उसका हो गया था। कुछ दिनों बाद इंद्रपाल के कहने पर सीमा ने घर वालों को अपने प्रेम से अवगत कराया और विवाह की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने सीमा को समझाया, बेटी, इंद्रपाल पहली पत्नी को धोखा दे चुका है, तुम्हें भी धोखा दे सकता है। बेहतर यही होगा कि उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो। सीमा ने मुलाकात करके ये सारी बातें इंद्रपाल को बताई तो उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे जवाब पर ही सब कुछ निर्भर करता है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, सीमा ने जवाब दिया। इसके बाद साल 2007 में सीमा पाल ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना इंद्रपाल के साथ प्रेम विवाह कर लिया और उसकी दुल्हन बनकर इंद्रपाल के साथ रहने लगी। इंद्रपाल के घर वालों ने भी सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि सीमा और इंद्रपाल ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए दोनों खुश थे। वैसे भी संपन्न घर और शिक्षक पति पाकर सीमा फूली नहीं समा रही थी। सौरी कस्बे के नगरिया तालापार स्थित 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर वो पति इंद्रपाल के साथ रहती थी। भूतल और प्रथम तल पर किराएदार रहते थे। हंसी खुशी से 3 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। इन 3 सालों में सीमा ने एक बेटी रक्षा को जन्म दिया। रक्षा के जन्म के 3 साल बाद सीमा ने एक और बेटी दीक्षा को जन्म दिया। दोनों बेटियों को सीमा और इंद्रपाल बेहद प्यार करते थे। सीमा पाल की इच्छा टीचर बनने की थी, इसलिए उसने इंद्रपाल से प्रेम विवाह करने के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। इसमें इंद्रपाल ने भी उसका सहयोग किया। बीए पास करने के बाद उसने बीएड किया। फिर जब शिक्षकों की भर्ती निकली तो उसने भी आवेदन किया। सीमा पाल के भाग्य ने साथ दिया और उसका चयन प्राथमिक पाठशाला की टीचर के लिए हो गया। चयन होने के बाद सीमा पाल प्राथमिक पाठशाला चिकनपुर में सहायक अध्यापिका के तौर पर पढ़ाने लगी। सीमा पाल को सरकारी नौकरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो मायके भी जाने लगी थी। उसका भाई मनोज पाल भी उसके घर आने जाने लगा था। इंद्रपाल का भी ससुराल आना जाना शुरू हो गया था। मनोज की शादी में सीमा और इंद्रपाल ने मनोज की हर संभव सहयोग भी किया था। वैसे भी मनोज को जब भी आर्थिक परेशानी होती थी, इंद्रपाल उसका सहयोग कर देता था। सीमा और इंद्रपाल की जिंदगी खुशियों से भरी थी। दोनों खूब कमाते थे। सीमा सरकारी टीचर थी तो इंद्रपाल ने भाउलपुर में अपना निजी विद्यालय खोल लिया था। दोनों की खुशियों में ग्रहण तब लगा जब एक रोज मनोज अपने जीजा इंद्रपाल की शिकायत करने बहन के घर आया। उसने सीमा को बताया कि जीजा जी ने उसके घर आते जाते उसकी पत्नी शिखा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे नाजायज संबंध बना लिया है। बहन, आप उनको समझाओ कि वो उसका घर बर्बाद ना करे।
भाई की बात सुनकर सीमा के तन बदन में आग लग गई। शाम को इंद्रपाल जब विद्यालय से घर आया तो सीमा ने शिखा को लेकर सवाल जवाब किए। इस पर इंद्रपाल हंसकर बोला, शिखा हमारी सहलज है, उससे मैं हंस बोलकर अपना मन बहला लेता हूँ। उससे हमारा कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। किसी ने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं। लेकिन सीमा को पति की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि उसका भाई झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद तो शिखा को लेकर अक्सर सीमा और इंद्रपाल में झगड़ा होने लगा। कभी कभी झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता कि दोनों के बीच में मारपीट तक हो जाती। इंद्रपाल शराब तो पहले से ही पीता था, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही पीने लगा और सीमा से झगड़ा करने लगा। इसी लड़ाई झगड़े के बीच सीमा ने तीसरी बेटी टिसा को जन्म दिया। सीमा और इंद्रपाल के बीच में अब गहरी दरार पड़ गई थी। वो दोनों रहते जरूर एक छत के नीचे थे, लेकिन दोनों के बिस्तर अलग हो गए थे। सीमा अपने बच्चों के साथ अलग कमरे में रहने लगी थी। इंद्रपाल दूसरे कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। कई कई दिनों तक दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी। पति पत्नी के बीच तनाव चल ही रहा था कि इसी बीच अशोक ने सीमा के घर आना जाना शुरू किया। अशोक सौरिक में ही रहता था और रिश्ते में इंद्रपाल का भाई लगता था। वो कार चलाता था और खूब सज संवर कर रहता था। अशोक को सीमा और इंद्रपाल के बीच तनाव की बात पता चली तो वो सीमा को रिझाने की कोशिश करने लगा। वो जब भी आता सीमा से मीठी मीठी बातें करता तथा उसकी रूप की प्रशंसा भी करता। सीमा पति की उपेक्षा की शिकार थी। इसी वजह से धीरे धीरे सीमा अशोक की ओर आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, सो हंसी मजाक भी होने लगी। सीमा और अशोक के बीच में चाहत बढ़ी तो अवैध रिश्ता कायम होने में देर नहीं लगी। अशोक का सीमा से मिलना जुलना बढ़ा तो इंद्रपाल के कान खड़े हो गए। उसने दोनों पर नजर रखनी शुरू की तो एक रोज दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो उस रोज इंद्रपाल ने सीमा की जमकर पिटाई की और सारा गुबार निकाला। इसके बाद तो ये रवैया ही चल पड़ा। जिस रोज इंद्रपाल को पता चल जाता कि अशोक आया था, वो सीमा की जमकर पिटाई करता। कई बार उसका अशोक से भी झगड़ा हुआ। सीमा अशोक की इतनी दीवानी बन गई थी कि वो पति की पिटाई के बावजूद उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन तो सीमा ने हद ही कर दी। उसने अपनी तीनों बेटियों को बहाने से अपनी सास माया के पास छोड़ा और प्रेमी अशोक के साथ भाग गई। इंद्रपाल और उसके घर वालों को जानकारी हुई तो वे सब दंग रह गए। उन्होंने थाना सौरिक में शिकायत दर्ज कराई। तब पुलिस ने कई रोज बाद सीमा को अशोक के एक रिश्तेदार के घर से बरामद किया। घर वालों के मनाने व समझाने के बाद सीमा इंद्रपाल के साथ रहने को राजी हुई। सीमा और इंद्रपाल में समझौता तो हो गया था, लेकिन उनके दिलों में गांठ पड़ गई थी। दोनों एक दूसरे पर शक भी करते थे। उनके बीच तू तू मैं अब भी होती रहती थी। कभी कभी मारपीट भी हो जाती थी। सीमा ने अशोक से संबंध अभी भी खत्म नहीं किए थे। वो उसे चोरी छिपे मिलती रहती थी। 28 नवंबर 2020 की सुबह 4 बजे सीमा चीखने चिल्लाने लगी कि उसके पति इंद्रपाल की किसी ने हत्या कर दी है। उसकी चीख सुनकर उसके मकान में रहने वाले किराएदार आ गए। उन्हीं में से किसी ने इंद्रपाल के घर वालों को सूचना दे दी। उसके बाद तो घर में सनसनी फैल गई। इंद्रपाल के पिता श्री कृष्ण, माँ माया देवी, चाचा लंकुश तथा चचेरा भाई राजू आ गया। इंद्रपाल का शव देखकर वो सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने बेटे की हत्या की सूचना थाना सौरिक पुलिस को दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा पुलिस दल के साथ रवाना हो लिए। रवाना होने से पहले उन्होंने शिक्षक इंद्रपाल की हत्या की सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। थाना प्रभारी विजय जिस समय इंद्रपाल के नगरिया तालापार स्थित मकान पर पहुंचे, उस समय वहां पर भारी भीड़ जुटी थी। श्री वर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मकान के द्वितीय तल स्थित उस कमरे में पहुंचे जहां इंद्रपाल का शव पड़ा था। श्री वर्मा ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इंद्रपाल की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। शरीर को किसी नुकीली चीज से गोदा भी गया था। शव के पास ही शराब की टूटी बोतल पड़ी थी। संभवतः इसी टूटी बोतल से उसके शरीर को गोदा गया था। हत्या संभवतः मुंह नाक दबाकर की गई थी।
कमरे में खून फैला था। मृतक की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। पुलिस ने शराब की टूटी बोतल को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। थाना प्रभारी विजय बहादुर अभी मुआयना कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अमरिंदर प्रसाद सिंह तथा डीएसपी शिव कुमार थापा मौके वारदात पर आ गए। उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा मृतक की पत्नी व घर वालों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच करके साक्ष्य जुटाए। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज के जिला अस्पताल भेज दिया गया। हत्या का खुलासा करने के लिए एसपी अमरिंदर प्रसाद सिंह ने डीएसपी शिव कुमार थापा के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस टीम में थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा, स्वाट टीम प्रभारी राकेश कुमार सिंह तथा सर्विलांस प्रभारी शैलेंद्र सिंह को शामिल किया गया। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतक की पत्नी सीमा पाल से पूछताछ की। सीमा ने बताया कि पति की हत्या उसके मकान में रहने वाले किराएदार परवीन उर्फ विक्की ने की है। उसका पति से झगड़ा हुआ था। टीम ने परवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि इंद्रपाल ने प्लॉट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए उससे उधार लिए थे, जिसमें 70,000 रुपए वो लौटा चुका था। उसका इंद्रपाल से कोई झगड़ा ना था। सीमा उसे गलत फंसा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इंद्रपाल की हत्या का रहस्य सीमा के ही पेट में छिपा है। प्रवीण से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने मृतक के पिता श्री कृष्ण, चाचा लंकुश, मां माया देवी तथा चचेरे भाई राजू से पूछताछ की। उन सब ने बताया कि सीमा बदचलन है। उसने अपने प्रेमी अशोक के साथ मिलकर इंद्रपाल की हत्या की है। यदि उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो हत्या का भेद खुल सकता है। सीमा संदेह के घेरे में आई तो पुलिस टीम ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया तथा उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया। सर्विलांस प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने उसके मोबाइल को खंगाला तो 27 नवंबर की रात 11 बजे उसने 2 मोबाइल नंबरों पर बात की थी। इन नंबरों को खंगाला गया तो पता चला कि एक मोबाइल नंबर सीमा के भाई मनोज पाल का है तथा दूसरा सीमा के प्रेमी अशोक का है। पुलिस टीम ने इन फोन नंबरों के आधार पर सीमा से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई और पति इंद्रपाल की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सीमा ने बताया कि अशोक के साथ उसके नाजायज संबंध थे, जिसका विरोध इंद्रपाल करता था और उसके साथ मारपीट करता था। इस मारपीट से वो आजीज आ गई थी और पति से छुटकारा पाना चाहती थी। 27 नवंबर की रात 10 बजे इंद्रपाल शराब पीकर घर आया और अशोक को लेकर झगड़ा करने लगा। उसने उसे खूब पीटा। तब उसने फोन कर अपने भाई मनोज पाल और प्रेमी अशोक को बुलवा लिया। अशोक अपने भाई राजेश को भी साथ लाया था। उन चारों ने मिलकर इंद्रपाल की हत्या की योजना बनाई। इंद्रपाल उस समय अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा था। उन चारों ने मिलकर पहले इंद्रपाल की पिटाई की, फिर शराब की बोतल जो कमरे में लुढ़की पड़ी थी, अशोक ने उसी बोतल को तोड़कर उसके नुकीले भाग से उसके शरीर को गूदा। उसके बाद नाक मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर अशोक, राजेश और मनोज फरार हो गए। उनके जाने के बाद वो रोने धोने का ड्रामा करने लगी। सीमा से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए मुखबिरों को लगाया। दूसरे ही दिन एक मुखबिर की सूचना पर मनोज पाल को सौरिक विद्रू मार्ग स्थित बिजली घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सहजी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अशोक व राजेश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके थे, क्योंकि सीमा और मनोज पाल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। इसलिए थाना प्रभारी विजय बहादुर ने मृतक के पिता श्री कृष्ण की तरफ से धारा 302 के तहत सीमा, मनोज, अशोक तथा राजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 2 दिसंबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त सीमा और मनोज पाल को कन्नौज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। अशोक और राजेश फरार थे, जबकि आरोपी सीमा की बेटियां दादा श्री कृष्ण के संरक्षण में पल रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।